नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, हम सबको संविधान की उम्मीद के हिसाब से जिए। मंत्री रहीम खान ने सऊदी अरब के मदीना के सड़क हादसे में शहीद होने वाली रहमत बी के परिजनों से की मुलाकात। 1989 में प्रतिबंधित कर्नाटका छात्र चुनाव को वापस लाने के लिए पैनल बनाएगा डीके शिव कुमार। कर्नाटका पश्चिम स्नातक क्षेत्र से परिषद चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में टिकट की पैरवी जारी। संविधान दिवस समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व में हुआ संविधान का प्रस्तावना पाठ। एनएसयूआई ने संविधान दिवस 2025 के मौके पर जयपुर में मैराथन का आयोजन किया। पीओजे के सफाई व्यवस्था की विफलता के कारण कूड़े के ढेर से सड़कें जाम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आइए हम सब संविधान की उम्मीदों के हिसाब से जिए। यह बात वन जीव एवं पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कही। वह बुधवार को शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरु रंग मंदिर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलकर आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हमें हर तरह की आजादी और अधिकार दिए हैं ताकि समाज में हर कोई बराबरी से रह सके और हमारे संविधान ने हर तरह के बराबर मौके दिए हैं, जिसमें निजी इज्जत, सामाजिक, आर्थिक, पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक, धार्मिक और वोट देने का अधिकार और महिलाओं को खास दर्जा शामिल है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद अपने कानून बनाने के लिए कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद यह एक पूरे देश के तौर पर सामने आया। पहली संविधान सभा 1946 में हुई थी। फिर 29 अगस्त 1947 को एक संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका चेयरमैन चुना गया। अलग अलग देशों के संविधानों की स्टडी करने के बाद महान मानवतावादी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दुनिया का सबसे महान और सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ऐसा है जो सभी को सामाजिक न्याय देता है और एकता का ऐलान करता है कि कोई ऊपर या नीचे नहीं है और सभी एक जैसे हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज कुछ भी हो। इस अवसर पर कृष्णा अपर रिवर प्रोजेक्ट के अध्यक्ष बाबू हुन्ना नायक पूड़ा एवं डीसीसी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिला गारंटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन अमृतराव चिमकोड़े, डीसी शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एएसपी पुलिस चंद्रकांत पुजारी, गोविंद स्वामी गुल, भंते ज्ञान सागर, धम्मा कीर्था, अनिल बेलदार, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी, बच्चे और दूसरे लोग मौजूद रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। यशस्वी ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 31 ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರವರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ। ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವರ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು। ಇವತ್ತೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ। ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ
ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. हाल ही में सऊदी अरब के मदीना में एक सड़क हादसे में लगभग 44 उम्रा यात्रियों की मौत हुई, जिसमें बीदर शहर की निवासी रहमत बी भी शहीदों में शामिल थी। इस हादसे में शहीद होने वालों में रहमत बी छोड़कर सभी तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी थे, जिनको सऊदी हुकूमत द्वारा मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाया गया। जिस समय यह हादसा हुआ तब नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान शहर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी बेंगलुरु से शोक संदेश जारी किया था और तेलंगाना के हज मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन से और अधिकारियों से संपर्क किया था। बुधवार रात को अचानक मंत्री रहीम खान ने बीदर शहर के दौरे पर पहुंचे और मैलूर में स्थित रहमत बी के घर पहुंचकर उनके बेटों और परिजनों से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, काउंसलर मोहम्मद शौकत अली और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पहुराज का कवरेज। आज हम एक, आप सभी को पता है, रहमत भी जो उम्रा करने गए थे वहाँ पे एक्सीडेंट होके शहीद हो गए थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब किया है बोल के मैं 100% मैं बोलता हूँ, क्योंकि उनको जन्नत बखी में वहाँ पे उनको तदफीन हुई है। और मैं उनके घर पे उस टाइम मैं नहीं था, बेंगलुरु में था, लेकिन बेंगलुरु में रह के भी मैं वहाँ पे हज के चेयरमैन को और वहाँ के मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन को और ऐसे कई ऑफिसर्स को बात किया था कि यहाँ से भी उनके फैमिली में जो भी जाना चाहते हैं उनको भी साथ अर्जेंट भेजना ही चाहिए बोल के बोलने पे उनकी फैमिली की तरफ से उनके भतीजे गए हैं वहाँ पे। और इंशाअल्लाह इसी मौत बहुत नसीब वालों को मिलती है, बहुत दुख की भी बात है, लेकिन वो मुकाम मिलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा दुख भी है। उनकी फैमिली में पूरे 5 बेटे हैं उनको, उनके 3 बेटियां हैं। तो मैं मिलने आया था, इंशाल्लाह फिर एक बार फ्री रहे तो उनको बुला के बात करके हमसे भी जो सपोर्ट है ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप लोग भी दुआएं करें और हम सब मिलकर एक अच्छा सा नेक काम करेंगे। इतना बोलते हुए शुक्रिया। सर, आप हज मिनिस्टर भी हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट से फैमिली को कंपनसेशन नहीं, उसके लिए सीएम को हम मिले हैं, आगे उसका कुछ प्रोसेस है और प्रोसेस को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फैमिली गरीब है, फैमिली गरीब है, उसका प्रोसीजर होने के बाद मैं फिर बताऊंगा आपको। शुक्रिया सर। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स
9945283920 8050172745. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कर्नाटक में छात्र चुनाव को पुनः शुरू करने की सरकार की योजना की घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे परिसरों में राजनीतिक नेतृत्व का सृजन होगा। शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। शिव कुमार ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुझे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक पत्र लिखकर छात्र चुनाव को फिर से शुरू करने के बारे में सोचने को कहा है और आज घोषणा कर रहा हूं कि हम एक छोटी समिति बनाकर इस पर रिपोर्ट मांगेंगे। कर्नाटक ने 1989 में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद परिसर चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेजों से राजनीतिक दलों से संबंध छात्र संगठन गायब हो। शिव कुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि वह पूर्व छात्र नेताओं को कैंपस चुनाव को वापस लाने के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि उस समय कई आपराधिक गतिविधियां हो रही थी। हम देखेंगे कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करके हम छात्र चुनाव कैसे करा सकते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸನೇ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಧನಂಜಯ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಣ್ಣವರು ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೊನ್ನಣ್ಣವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ವಾದ, ಅವ್ರ ತಂದೆ RSS ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ರು BJP-ಲಿದ್ರು, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ। ಸರಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ RSS ಇದ್ದಪ್ಪ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು, ದೇಶನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು। अगले साल होने वाले कर्नाटक पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट की होड़ भाजपा और कांग्रेस दोनों में तेज हो रही है। 2008 से ही इस सीट पर कब्जा जमाए बैठी भाजपा में उम्मीदवारों की लंबी सूची है। यहां तक कि जब भाजपा के पास धारवाड़, गदग, हावेरी और उत्तर कन्नड़ जिलों को कवर करने वाले इस क्षेत्र से SV संकनूर मौजूदा MLC हैं, तो इस बार संकनूर सहित 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने अनुभवी राजनेता और नए चेहरे टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा मतदाता सूची तैयार करने जैसे आधारभूत कार्यों में लगे हुए हैं। बेलगावी सिटी पुलिस ने गहन तकनीकी विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का हवाला देते हुए हाई प्रोफाइल फर्जी कॉल सेंटर रैकेट मामले को आपराधिक जांच विभाग CID बेंगलुरु को स्थानांतरित कर दिया। बेलगावी पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया था, जो कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर उनसे झूठ बहाने से पैसे ठग रहा था। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग ISD से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार एक अज्ञात सूचना के आधार पर 11 नवंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया। बेलगावी स्थित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के ASI LS चिनगुंडी की शिकायत के आधार पर कई साइबर और IPC अपराधों से जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान ACP रघु J और पुलिस इंस्पेक्टर BR गडेकर व US अवती के नेतृत्व में टीम ने बेलगावी के आजमनगर सर्कल के पास एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा। कुल 33 संदिग्धों भारत के विभिन्न स्थानों से 28 पुरुष और 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने 6.5 लाख रुपए मूल्य के 37 लैपटॉप, 1.5 लाख रुपए मूल्य के 38 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए मूल्य के 3 वाईफाई रूटर जब्त किए। गिरफ्तार किए गए 33 व्यक्तियों में से 28 को 12 नवंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच जारी रखते हुए पुलिस ने हाल ही में 2 और व्यक्तियों, कुमार हॉल के मालिक एजाज खान और तौसीफ मोहम्मद सब शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने खुद को ग्राहक सेवा या कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर अमेरिकियों को VOLP के जरिए फोन किया और उन्हें भुगतान न करने पर गिरफ्तारी या कानूनी कार्यवाही की धमकी दी। उन्होंने बताया कि यह धोखाधड़ी मार्च 2025 में शुरू हुई थी। जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप की तकनीकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने 95 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों से संपर्क किया था और अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के प्रयासों के सबूत मिले। चूंकि ये लोग विदेशी नागरिक थे, इसलिए जांचकर्ताओं ने तय किया कि इंटरपोल की मदद जरूरी होगी। आरोपियों की अंतर्राज्यीय प्रकृति, सीमा पार पीड़ितों की पहचान और उन्नत साइबर फोरेंसिक की आवश्यकताओं को देखते हुए बेलगावी सिटी पुलिस ने मामले को CID को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। बेंगलुरु के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ने अनुरोध को मंजूरी दे दी।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्व संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संविधान के प्रस्ताव का पाठ किया गया। जयपुर में संविधान दिवस के अवसर पर एनएसयूआई ने कैथोलिक समारोह आयोजित किया। इस संस्थान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और संविधान बचाओ के नारे लगाए। आज 26 नवंबर है, आज के दिन संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था। सीधा संदेश है कि आज संविधान बचाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जो संवैधानिक मूल्यों से छेड़छाड़ करके इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की आत्मा को खत्म करना चाहते हैं, तो हमारा आज इस मैराथन के माध्यम से सीधा संदेश है कि आज के देश के नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कोई है हमारे देश। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी उपलब्धि मिली। नारायणपुर पुलिस के सामने 19 महिलाओं सहित 28 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें मार डिवीजन डीवीसीएम सदस्य, पीएलजीए कंपनी 6 के मिलिट्री सदस्य, एसीएम टेक्निकल टीम, मिलिट्री प्लाटून पीपीसीएम, जनताना सरकार के सदस्य आदि शामिल हैं। समर्पण कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने 1 एसएलआर, 1 INSAS, 1 303 राइफल और 3 12 बोर बंदूक सहित कुल 6 हथियार बस्तर आईजी सुंदरराज पी को सौंप दिए। इस दौरान समाज प्रमुखों ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। उनके परिजन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर ने बताया कि साल 2025 में अब तक 287 माओवादी कैडर हिस्सा छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें शासन भी स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्यक्रम अभी प्रारंभ की जाएगी। इसमें देखा जाएगा तो 1 डिविजनल कमेटी मेंबर है और 6 एरिया कमेटी मेंबर, 14 पार्टी मेंबर, इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स जो खासतौर पर मार डिवीजन जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 3 माओवादी कैडर हैं। वेपन भी उन्होंने आज जमा किया, उसमें 1 SLR, 1 इंसास और 1 303 वेपन है। और शेष अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर हिंसा के बल पर है, उनसे भी बार बार शासन की ओर से हम अपील करना चाहते हैं, ये सही समय है, सही वक्त है हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए। इसमें नाम भी मैं लेना चाहूँगा, DKCC कैडर्स में पापा राव है, भारत देवा है और अन्य जितना भी जो हमारा सेंट्रल कमेटी की जो मेंबर्स है, जिसमें संग्राम है, जो रामदेव है और इसमें गणेश के और कुछ सीमावर्ती इलाका में जो सीनियर माओवादी कैडर्स जैसे पुलिस ब्यूरो मेंबर देव जी है, गणपति, इस प्रकार टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल DVCM, ACM और अन्य जितना भी कैडर्स है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प अभी हिंसा छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल हो जाने से बेहतर होगा। हमारा पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन जो पहल के तहत उन्हें सभी प्रकार का जो आर्थिक सहायता से लेकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनका सहायता उपलब्ध की जा रही है। और आज के अवसर पर पूरा समाज की ओर से, शासन की ओर से, प्रशासन, पुलिस, समाज सुरक्षा बल की ओर से मैं जो हमारे यहाँ से DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, BSF, TPP, CRPF, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय प्रशासन, सबकी ओर से मैं ये अपील करना चाहूँगा, सही वक्त है
इंसान छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, ताकि वो भी बस्तर क्षेत्र के और कैंप्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वृहद रूप में सरेंडर भी किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, और जिसका सीधे रूप से प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम काफ़ी सारे गांव जो इतने दशकों से अनअप्रोचेबल थे, जहां जा पाना संभव नहीं था, प्रशासन जो है हम पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अभी जो हाल फिलहाल में कैंप्स लगे हैं उनमें कुल मिला के अब अराउंड 67 ग्राम जो हैं वो हमारी नीर नलनार योजना में आ चुके हैं। 10 किलोमीटर परिधि को हम रेडियस मान के हम वहाँ पे विकास कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले सभी लोगों का सर्वे करते हैं। एक बेसलाइन सर्वे तैयार होने के बाद उनको सभी स्कीम्स में सैचुरेट करने की कार्ययोजना बनाई जाती है, जिसमें सभी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जितनी भी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ पे वृहद रूप पे सैंक्शन किया गया है जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसी प्रकार से हम जो व्यक्तिगत जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी के जो काम होते हैं, वो एक वॉर फुटिंग पे हम भी प्रारंभ करते हैं। और साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशन पे विशेष ध्यान देते हुए, जहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे जा पाना संभव नहीं था, तो स्कूल बिल्डिंग्स को सैंक्शन किया जाता है और शिक्षकों की कमी जो है उसकी पूर्ति की जाती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमने एक स्कूल कैंता अभियान चालू किया था, जिसमें हमने लगभग काफ़ी एरियाज़ में, ओरछा में पर्टिकुलरली अंदर के गाँव में हमारे टीचर्स ने जाके सर्वे किया है। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में लाने का हमने प्रयास किया है इस एकेडमिक ईयर में। और जो स्वास्थ्य की भी टीम है लगातार कैंप्स लगाती है, और आयुष्मान कार्ड बनाने के अलावा लोगों का जो जांच होती है, विशेष रूप से क्योंकि ये मलेरिया यहाँ पे काफ़ी व्यापक रहता है, तो उसकी टेस्टिंग। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो ANC जांच हो गया, उनकी डिलीवरी, उस पर भी हम काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क SEZ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। रामेश्वरम में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद की सड़कें कूड़े के ढेर से जूझ रही हैं। कूड़े के ढेर सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं, आवारा जानवरों को आकर्षित कर रहे हैं और निवासियों के दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता ने नियमित यातायात को रोजमर्रा की जद्दोजहद में बदल दिया है। निवासी नगर प्रशासन पर बुनियादी सफाई व्यवस्था लागू न करने का आरोप लगाते हैं। यह बेकाबू कूड़ा न सिर्फ आंखों में गड़ने जैसा है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है और यात्रियों के लिए रोजमर्रा की असुविधा का कारण भी है। सड़कें आधी अधूरी अवरुद्ध हैं और कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए नागरिक स्थिति बिगड़ने से पहले अधिकारियों से जवाबदेही और तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वैसे इंतजामिया नहीं आई उठाने के लिए, तो ये देखे ये जो गाय भैंसें इधर पड़ी हुई है, ठीक है, कचरा ही कचरा, रोड आधा बंद हुआ है, इस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। मुकम्मल इधर से सुबह के बाद इधर ट्रैफिक जाम ही रहती है। ये इंतजामिया कोई बंदा नहीं आता कचरा उठाने के लिए, कचरा आधी रोड पे चला गया। इसी तरह पड़ा हुआ कचरा, सारा पड़ा हुआ, उठाने वाला कोई बंदा नहीं। इंतजामिया को अभी तक तो किसी ने नहीं बताया। नहीं, सब्जी मंडी की ये कचरा जो है तकरीबन हफ्ता
10-15 दिन इतनी प्यार रहता है, बल्दिया वाले कोई नहीं है तो उठाते कचरा सवेरा तो कोई इंतजाम नहीं कि कोई होता कचरे को जरा एक जगह पर रखे जो ले, फिर उसके बाद जो ट्राली वगैरह आकर जो ले जो 30 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले टीम इंडिया रांची में पहुंचने लगे हैं। 26 नवंबर की सुबह शहर में सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की रही जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रांची एयरपोर्ट पहुंचे। कोहली के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े। सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत था, इसीलिए विराट को बिना रुके सीधे बाहर ले जाया गया और उन्हें होटल रेडिसन ब्लू पहुंचाया गया। उधर टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा आज शाम की फ्लाइट से रांची पहुंचेंगे। उनके आने का इंतजार भी फैंस कर रहे हैं। बता दें कि विराट 25 नवंबर को ही भारत लौटे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, हम सबको संविधान की उम्मीद के हिसाब से जिए। मंत्री रहीम खान ने सऊदी अरब के मदीना के सड़क हादसे में शहीद होने वाली रहमत बी के परिजनों से की मुलाकात। 1989 में प्रतिबंधित कर्नाटका छात्र चुनाव को वापस लाने के लिए पैनल बनाएगा डीके शिव कुमार। कर्नाटका पश्चिम स्नातक क्षेत्र से परिषद चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में टिकट की पैरवी जारी। संविधान दिवस समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व में हुआ संविधान का प्रस्तावना पाठ। एनएसयूआई ने संविधान दिवस 2025 के मौके पर जयपुर में मैराथन का आयोजन किया। पीओजे के सफाई व्यवस्था की विफलता के कारण कूड़े के ढेर से सड़कें जाम। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।